बात तो हो रही है, ज़ैगम साहब आप हमारे साथ हैं, बात हो रही है और मुस्तकिल हो रही है। पाकिस्तान ने आगे बढ़कर समझे इस्लामाबाद शील्ड एक बनाई है दुनिया के लिए कि दुनिया पूरी प्रोटेक्टेड है। पिछले अगर हम 10-12 दिन की बात करें जब से सीज फायर का मामला ऑपरेटिव हुआ है, मगर ये जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, अगर हम बुध जुमेरात की बात करें, लेबनान में होने वाला सीज फायर, हुर्मुज़ का ओपन होना, लेकिन जो वो जुमे को बयान देते हैं, फिर कल जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बयानात दिए, आपके ख्याल में ट्रंप क्यों नहीं चलते मामले को चलने दे रहे हैं? ईरान 2 कदम पीछे हटा, चीजें सॉर्ट हुई, पाकिस्तान की कोशिश रही कि आर्मी चीफ ने 3 दिन वहां गुजारे, मुलाकातें की, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, गैप्स को ब्रिज किया गया। अब ऐसे में क्या कहा जाए कि ट्रंप का थॉट प्रोसेस क्या है? आशा, सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं है, हमें साथ में एक्शंस भी देखने हैं। एक तो वो जिस तरह की धमकियां लगाते हैं इंतहाई किस्म की, वो जाहिर करते हैं कि उनकी जो एक मैड मैन थेरी को वो जिस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने मुखालिफ को हमेशा ये दिखाने की, ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि वो किसी भी वक्त पागल हो सकते हैं। ये अल्फाज वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं, मिलते जुलते अल्फाज, और वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसका मकसद उनका ये होता है कि मुखालिफ पर एक लीवरेज हासिल की जाए, कि मुखालिफ ढह जाए और उनकी बात मान ली जाए। लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो मुसलसल एक्ट कर रहा है, जो एक्शंस ले रहा है, उसकी वजह से भी अमन का बरकरार रहना मुश्किल होता जा रहा है। ये बात तय हुई थी कि जब जंग बंदी होगी तो लबनान में भी होगी। वजीर आजम पाकिस्तान ने ट्वीट की थी, और इस तरह की ट्वीट जो जंग बंदी का ऐलान हो और पाकिस्तान का वजीर आजम कर रहा हो, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि दोनों फरीकों के इत्तफाक किए बगैर, उनको दिखाए बगैर वजीर आजम पाकिस्तान ये ट्वीट करते हैं। लेकिन फिर इसराइल ने जंग बंदी तोड़ दी, लबनान पे हमला कर दिया। अभी हम देख रहे हैं कि जब ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया तो उस वक्त अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं की, बल्कि मामला और बढ़ा दिया। और फिर हमने देखा कि ईरानी एक जहाज पर भी हमला हुआ। अब देखें, ये नाकाबंदी भी एक्ट ऑफ वॉर था, जिसकी वजह से जो जंग बंदी थी उसकी खिलाफ वर्जी हुई। और फिर एक ईरानियन शिप पर, एक ईरानियन जो फ्लैग कैरिंग शिप था, झंडा बरदार जहाज था, उस पर जो हमला है वो तो फिर एक और बड़ी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है जंग बंदी की। उससे जो मामलात हैं वो इस वक्त कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं, और जो मंजरनामा है वो मुकम्मल बदल गया है। पाकिस्तान की जो तमाम कोशिशें थी पिछले मुज़ाकरात के बाद, अभी जो मुज़ाकरात होने वाले थे उसके दरमियान में बहुत पाकिस्तान ने, आप देखिए, एक मिसाली काम है। इस ऐसी हालत में जिस वक्त के एक जंग वाली कैफियत थी, अगरचे वक्ती तौर पर जंग थमी हुई थी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, और फिर फील्ड मार्शल अकेले तो नहीं गए ना, उनके साथ दूसरे जो पाकिस्तान के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, जिसमें कैबिनेट के अरकान भी थे, फौज के आला ओहदेदार, जाना, वहां ठहरना और कोशिश करना कि एक ऐसा कॉमन ग्राउंड बन जाए जिसके बाद बस थोड़ी सी बात रह जाए। और अगर वहां पे कामयाबी ना मिली होती, ईरान में बहुत सारी बातों पर इत्तफाक ना किया गया होता, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि दोबारा से मुज़ाकरात तय हो जाते और अमेरिका के जो नायब सदर हैं वो भी आने पर तैयार हो जाते। अब जब इतना कुछ हो गया था तो देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैक्सिमम प्रेशर की जो पॉलिसी है उसको अपनाया, और उन्होंने जो काम किया, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया, जहाज पे हमले कर दिए, तो उसके जरिए से ये लगता है कि वो एक लीवरेज के तौर पर वो इस दरमियान में इस्तेमाल करना चाहते थे, मुज़ाकरात के दरमियान में, और ईरान से एक तरह का सरेंडर चाहते थे कि देखो अब तुम मेरी बातें मान लो, और अपने जो 15 जो बातें हैं उन पे मनवाना चाहते थे, और ईरान से फेस सेविंग भी छीनना चाहते थे। ये वो बात है जिस पे ईरान नजरबंद नहीं हुआ, और अराक्ची साहब ने ये कहा कि देखिए, ब्लॉकेड के दरमियान में जो मुज़ाकरात हैं वो नॉन स्टार्टर हैं। अब अगली मरहला उसी वक्त चलेगा जब कम अज कम जो अमेरिका है वो ब्लॉकेड को खत्म करेगा। मैं एक मुख्तसर बात कहिएगा ज़ैगम साहब, मैं आगे बढ़ूंगी फिर दोबारा आती हूँ। ये फरमाइएगा कि ट्रंप जिस तरह के बयान हर दिन देते हैं और एक ही वक्त में 2-4 तरह के बयान आते, गुज़िश्ता रोज उन्होंने कह दिया कि मेरे नुमाइंदे जाएंगे, फिर उन्होंने 2 जर्नलिस्टों को फोन करके कह दिया कि वैंस जाएंगे, फिर वो कह देते हैं हो सकता है मैं भी जा सकूं। वो सूरत हाल को क्लियर नहीं होने देते। क्या मुमकिन है कि अब वो जब अपनी सुबह में गुफ्तगू करें चंद घंटे बाद, तो वो ये कह दें कि जी हम ब्लॉकेड हटा रहे हैं, ईरान को भी एक कदम पीछे हटना पड़ जाए, क्योंकि वो इसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं? देखिए, जब कोई आदमी एक पागल की तरह एक्ट कर रहा हो
تو اس کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ مان لیں کہ وہ واقعی پاگل ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ٹھیک ہے, میں نہیں چھوڑوں گا, میں آگ لگا دوں گا. ایک چیز. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ بڑا سیانا آدمی ہے اور وہ پاگل بن کر اپنی مرضی کے کام کروانا چاہتا ہے. دیکھیں, اس کو کہتے ہیں میڈ مین ایکشن. یہ باقاعدہ ڈپلومیسی کا ایک ٹول ہے جس کو میڈ مین ایکشن کہتے ہیں. تو اب ہم گیس کر سکتے ہیں یہ کر رہے تھے یا وہ کر رہے تھے. اب میں نے جو آپ کو تجزیہ پیش کیا اس کے مطابق میں نے یہ کہا کہ وہ ایک میڈ مین تھیوری کو یوز کرتے ہوئے میڈ مین ایکٹ کر رہے تھے. ایکٹ کرتے ہوئے وہ اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ کام بیک فائر کر گیا. بالکل درست ہو گیا, بالکل درست ہو گیا. زیغم صاحب, یہ سیانا آدمی ہے یا واقعی میڈ مین ہے؟ عامر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. اس میں یہ بھی نظر میں رکھیے گا کہ آپ جب کسی کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اور ایران کے ساتھ تو امریکہ کے بہت پرانے کشیدہ تعلقات ہیں, تو ظاہری بات ہے میڈ مین تھیوری یا میڈ مین ایکشن جو ان کے ہیں, آپ کے خیال میں آپ اس کا انالیسس کیسے کرتے ہیں؟ وہ کوئی سفارتکاری کے ہی ٹولز استعمال کر رہے ہیں, نفسیاتی دباؤ بڑھا رہے ہیں؟ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ مذاکرات کے دوران کسی کو بار بار دھمکانا, تباہ کرنے کا کہہ دینا یا اس میں سے میکسیملسٹ نکالنا, یہ کوئی منطق یا کامن سینس بھی اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے ڈھونڈنا عائشہ, لیکن ایک چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کی طرف سے ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اور دوسری امریکن ایڈمنسٹریشن ہے. اب اگر آپ اس میڈ مین ایکٹ کی تھیوری کے اوپر چلیں تو بالکل مان بھی لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دانستاً استعمال کر رہے ہیں اپنی ایک میڈ مین امیج کو اپنی لیوریج بڑھانے کے لیے. تو پھر بھی ان کے پیچھے جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بہت اچھی طرح سے اور بہتر طرح سے اندازہ ہوگا کہ کیا حدیں ہیں اس میڈ مین ایکٹ کی, حدیں کہاں ہیں, کہاں پر وہ حدیں عبور ہو سکتی ہیں, اور اگر وہ ہو جائیں تو اس کے نتائج اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. سو یہ ان کی جو پاور ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں انفیٹڈ نہیں ہے. مجھے لگتا یہ ہے جی کہ پچھلے پہلا راؤنڈ جو تھا مذاکرات کے بعد, اس کے بعد شاید آپ کو یاد ہو میں نے یہ کہا بھی تھا کہ اب دونوں سائڈز بالکل ایبسلیوٹلی کلیئر ہیں کہ کون سے کسی بھی ممکنہ معاہدے میں کون سے نکات ڈیل میکرز ہوں گے اور کون سے نکات ڈیل بریکرز ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے دونوں اطراف جو ہے وہ اس بارے میں کوئی ابہام اب دونوں طرف سے نہیں ہے. اب پرابلم ہو گئی ہوئی ہے ڈومیسٹک آڈینس کی اور ڈومیسٹک پالیٹکس کی, اور یہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت اہم ہو گئی ہے. ان کو ایک مارکا, ان کو ایک میڈل چاہیے, ان کو ایک مارکا چاہیے. اب وہ جب سے وہ ابتدائی اسرائیلی اسیسمنٹ کے جی اگر آپ ڈیپ کیپیٹیٹ کر دیں گے ایران کو تو وہاں پر انقلاب آ جائے گا اور خود بخود ساری صورتحال بدل جائے گی, اس کے فیلئر کے بعد ان کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ اچھا یہ تمغہ اتنی آسانی سے تو ان کو ملنے والا نہیں ہے. لیکن وہ ہی از اے فائٹر, وہ اپنے غلط لڑائی میں پڑ گئے ہیں یا صحیح لڑائی میں پڑ گئے ہیں اسے قطع نظر وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو آخری مومنٹ تک تیار نہیں ہوتے. اب ان کو کوئی ایسا میڈل چاہیے جو کہ ایران ہرگز ان کو دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ایران کے کنسیڈریشنز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی اس ایگزسٹینشلسٹ لڑائی کے اندر ایک چھوٹا سا بھی مس اسٹیپ جو ہے وہ ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے, اس لیے وہ تو کچھ بھی کنسیڈ کرنے کو تیار نہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر میرا خیال ہے اگر ہم کسی چیز کے اوپر تکیہ کر سکتے ہیں تو وہ وہی امریکن ٹرم ہے ٹیکو, ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اگلے 48 گھنٹے ہیں یہ سیز فائر کی مدت رن آؤٹ ہونے سے پہلے, وہاں پہ بھی ہمیں ٹیکو کا ایک اور عملی مظاہرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ صورتحال امریکن ایڈمنسٹریشن میں اس کی بہت زیادہ قبولیت ہے. اینڈ ایک چیز کے ساتھ میں اس کو ضرور کوالیفائی کروں گا کہ جی امریکن پریزیڈنٹ کا آفس اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 مہینے سے ہر ہفتے مسلسل ڈیموکریٹس موو کر رہے ہیں ایک ریزولوشن کانگریس میں ٹرمپ کی وار پاورز کو لمٹ کرنے میں, اور ہمیشہ وہ ریزولوشن فیل ہوتی ہے. ایک ہی طرح کا تناسب ہے 47-52 سے وہ فیل ہوتی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یعنی کہ میڈ مین ایکٹ کو بھی کنٹرول کرنا, اگر وہ میڈ مین امریکن پریزیڈنٹ کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو میڈ مین جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اور اوپر جو زیغم صاحب نے بھی کی, جو پریزیڈنٹ آفس کی اسٹرینتھ ہے یا جو کنٹرول ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو, مطلب ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ خبر جنریٹ کر رہا ہے, خبر کو رد کر رہا ہے, تیل کی قیمت اوپر لے جا رہا ہے, تیل کی قیمت نیچے لے کر جا رہا ہے, دنیا آپس میں بھڑ رہی ہے یا امریکہ سے دور ہو رہی ہے. یہ ایک ٹرمپ ہیں
जस्ट ट्रंप जो फैसला कर रहे हैं। अमेरिका के निज़ाम के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है, कांग्रेस है, अदलिया है। हमने टैरिफ के मामले पर भी देखा कि वो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, नजर आते हैं। तो क्या इस सूरत हाल में, ये ईरान वॉर में हम देखें कि वो तमाम जो उनका कहा जाता सो कॉल्ड या एग्जिस्ट करता चेक एंड बैलेंस फेलियर का शिकार हो गया है, उनके ऊपर सवालिया निशान उठ गया है? देखिए आयशा, क्योंकि उनका जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है उसको, सॉरी आप मेरे से पूछ रही थी? आप मुकम्मल कर लीजिए, मैं ज़ैगम साहब का ले लेती हूँ इस पे, आप मुकम्मल कीजिए बात। आमिर साहब। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है अमेरिका में, उसकी कुछ लिमिट्स ऑफ एंड्योरेंस हैं, और अमेरिकन सिस्टम के अंदर जहाँ तक वो मैनेजेबल है, जो भी सूरत हाल वो दुनिया के लिए क्रिएट करें, जहाँ तक वो मैनेजेबल है, वो प्रेसिडेंट के हाथ जो है वो नहीं बांधेंगे। लेकिन एक वो लिमिट ऑफ एंड्योरेंस जब क्रॉस होती है, उस वक्त हम उस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को भी किक इन करते हुए देख लेते हैं। लेकिन वो बहुत ही आखिरी मरहला होता है, उससे पहले बहुत खतरात हैं अपनी जगह पे। दुरुस्त हो गया। अभी लतीफ़ साहब आप फरमाइएगा कि हम जंग, एक तरफ जंग की स्ट्रेटेजी चल रही है, दूसरी तरफ मेज के ऊपर मुज़ाकरात हैं, और ट्रंप का बिहेवियर भी हमारे सामने है। सब कुछ सही होते होते भी उनका एक ट्वीट दूसरी तरफ गलत पैगाम दे देता है। ऐसे में आपको लगता है कि ट्रंप टैको हो जाएंगे इस पूरी सूरत हाल में? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो टैको हो जाएंगे, क्योंकि देखें, हम इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज़ जिसको हम कहते हैं लेवल ऑफ एनालिसिस, उसमें आप देखें सारी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, कहीं पे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं, उनके कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स काम कर रहे होते हैं। तो इसमें इस सिस्टम ऑफ एनालिसिस में आप पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं, ग्रुप्स को देखते हैं, कंट्री को देखते हैं ओवरऑल कैसे बिहेव कर रही है, और फिर इंटरनेशनल सिस्टम को। तो इसके एक लेवल तक तो आप कह सकते हैं कि ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बहुत एरेटिक हैं, वो नार्सिसिस्ट भी हैं, वो थोड़ी सी साइकोपैथी की तरफ भी जाते हैं, और वो मेगलोमैनिक भी हैं, क्योंकि वो पावर और ग्रैंडियोर जो अपना है उसका भी इज़हार करते हैं कि सब कुछ मैंने किया, 8 जंगें मैंने ख़त्म करवा दी एंड फलां। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो जो सिस्टम अमेरिका में काम करता है जी, जो स्टेट की पॉलिसीज़ को जो उनको देखता है, फिर प्लस देखें 760 बेसिस हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैडमैन जो है वो उन 760 बेसिस के ऊपर जो वेपन्स हैं, और उसमें कुछ ख़तरनाक वेपन्स भी हैं जो हर जगह पे प्लेस्ड हैं, डेफिनेटली वो उसको देखे। ये जो उनका बिहेवियर है ना जी, जो अब नज़र आ रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान अभी तक ऐलान नहीं कर रहा अपनी जो इस राउंड में, सेकेंड राउंड में आने का। देखें वो कोहेर्जन की भी तो सर ऑडियंस है ना, ऑडियंस तो दोनों तरफ है, और उसको सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। दोनों तरफ है, लेकिन देखें एक कोहेर्जन की 2 थ्योरीज होती हैं, एक डेटरेंस है, एक कंपेलेंस है। डेटरेंस में आप अगले को कोई एक्शंस करने से ही अपना आप ऐसा एक वो क्रिएट करते हैं कि आप अगले को एक्शन करने से ही रोक देते हैं, और कंप्लेंस होता है कि जब वो एक्शन कर ले तो तब आप उसकी जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। हुआ ये है कि अमेरिका को जब ये समझ आई है कि ईरान जो है एज ए डेटरेंस यूज़ कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को, तो उसने क्या किया कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का पार्ट ईरान के पास था वो तो उसके पास है, उसके कंट्रोल में है उसके आगे जाके। जी, जो गल्फ ऑफ ओमान है उधर उसने कंप्लेंस लगा दी। सो अब ये डेटरेंस और कंप्लेंस की जंग है। इनमें से वो जो गेम थ्योरी में भी हम कहते हैं ना जी, चिकन आउट, कि वो जो आप 2 ड्राइवर एक छोटी सी रोड पे गाड़ी में जा रहे हों, और जिसके नर्व ज़्यादा होंगे वो गाड़ी रखेगा सड़क पे, दूसरा उतार देगा। तो आप देखते हैं कि कौन कब गाड़ी उतारता है नीचे। मगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात कर रहे थे आबिद साहब, इस पे आगे भी आके बात करेंगे। ये एच भी वो है जो खुद अमेरिका ने दिया है, मतलब 28 फरवरी तक ये बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल में चीज़ें चल रही थी, किसी को वहमो गुमान में, तो खुद ईरान को शायद अंदाजा ना हो कि कितना बड़ा कार्ड उसके हाथ में है। ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने ईरान को ये कार्ड दिया, और अब खुद ट्रंप सर पकड़ कर बैठे हैं कि इसमें से निकलना कैसे। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे इसी गुफ्तगू को